आप लोगों के डिमांड पर मैं इकोनॉमिक सर्वे 2025 और 26 की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं जो आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और स्पेशली अगर आप 24 मई को पेपर देने जा रहे हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स का, तो उसके लिए भी आपको ये एक इम्पॉर्टेंट नोट हो सकता है। तो खैर, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे क्यों जारी करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली भारत का एक इकोनॉमिक हेल्थ बुलेटिन जारी करता है, यानी कि हम लोगों ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की इस वर्ष 2025 से 26 के फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा, कौन कौन सी समस्याएं रहीं जिन्हें हमें आने वाले वर्षों में दूर कर लेना चाहिए। तो ये एक प्रकार का लेखा जोखा होता है जो प्रत्येक वर्ष भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो इसे जारी करती हैं। इस वर्ष भी निर्मला सीतारमण जी ने इसे जो है सदन में रखा। अब आइए हम लोग इसमें पॉइंट वाइज इस पर डिस्कशन करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पोटेंशियल ग्रोथ रेट, यानी संभावित विकास दर। इसको समझने के पहले हमें ग्रोथ रेट समझना चाहिए। तो ग्रोथ रेट यानी विकास दर होती है जिस दर से हम लोग उस वर्ष हम लोगों ने ग्रोथ की है, विकास किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने 2024 से 25 के बीच में हम लोगों ने 100 रुपए की जीडीपी बनाई और 2025 और 26 में 107 रुपए की हम लोगों ने इंक्लूड किया, उसमें 107 रुपए हम लोगों ने बनाया। तो पिछले वर्ष 100 रुपए था, इस वर्ष 107 रुपए हुआ, यानी कि 7 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। सो अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो हम लोगों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7% ग्रोथ दिखाई। अब इसके लिए ग्रोथ रेट के लिए एक और भी चीज होती है जिसमें हम लोग बेस ईयर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा बेस ईयर 2011-12 है तो 2011-12 के कंपैरिजन में हम लोगों ने इस वर्ष कितनी ग्रोथ की, हम लोग बिल्कुल सेम वैसे ही उसी फॉर्मूले से हम लोग ग्रोथ रेट निकालते हैं। खैर, इसको तो आप लोगों ने बेसिक इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर जो टर्म डिस्कस हुआ है वो है पोटेंशियल ग्रोथ रेट। अभी जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट होता है इसका क्या मतलब है, ये आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। खैर, इस सर्वे में बताया गया है दैट द सर्वे हैज ऑफिशियली अपग्रेडेड इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ रेट टू 7% अप फ्रॉम 6.5%। अब देखिए यहीं पर लिखा हुआ है दैट दिस इज द रेट एट विच द इकोनॉमी कैन ग्रो सस्टेनेबली विदाउट ट्रिगरिंग हाई इन्फ्लेशन। ठीक, अब और आगे लिखा हुआ है दैट थैंक्स टू इंप्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए कि पोटेंशियल ग्रोथ रेट है क्या। तो पोटेंशियल ग्रोथ रेट कहता है कि हम लोग प्रति वर्ष इस रेट से यानी कि 7% से ग्रो कर सकते हैं बिना इन्फ्लेशन को बढ़ाए, यानी महंगाई दर नहीं बढ़ेगी और हमारा ग्रोथ रेट इतना रह सकता है प्रति वर्ष। तो देखिए इसको ऐसा समझिएगा कि जब भी हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, जब भी आर्थिक विकास करते हैं, तो आर्थिक विकास के साथ साथ एक इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है और वो होता है आपका इन्फ्लेशन बढ़ना। ठीक है, यानी अगर हम लोग आर्थिक विकास करेंगे तो इसको इसकी क्रोनोलॉजी समझिएगा कि हम लोग जब आर्थिक विकास करते हैं इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में पैसा है, मतलब जो है मार्केट में जो मनी है वो उसकी जो है ये कह लीजिए कि अमाउंट बढ़ गया है ना, अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा है। तो जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि लोगों के पास पैसा है। जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। अब जब डिमांड बढ़ती है तो उसके साथ साथ अगर सप्लाई नहीं बढ़ती तो महंगाई बढ़ जाती है, यानी अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो महंगाई बढ़ेगी। क्या आपको ये प्रैक्टिकली भी हम लोगों इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसा आता है तो आप उससे गाड़ी खरीदना चाहेंगे। अगर गाड़ी सही समय पर मैन्युफैक्चर होकर मार्केट में नहीं आई, यानी कंपनीज ने उसे शोरूम तक नहीं पहुंचाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड बढ़ गई, यानी लोग ज्यादा हैं खरीदने के लिए और सामान कम है। ऐसे में कंपनीज क्या करेंगी, उसका प्राइस बढ़ा देंगी। और ऐसे केवल गाड़ी नहीं, बहुत सी छोटी छोटी चीजों की भी जो है सप्लाई कम होने से और डिमांड ज़्यादा होने से महंगाई बढ़ जाती है। तो कहा यह जाता है कि अगर ग्रोथ रेट बढ़ रही है, यानी हमारा देश विकास कर रहा है, यानी लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो उसी
लेवल पर हमें सप्लाई भी बढ़ानी होगी, नहीं तो महंगाई बढ़ेगी। और ऐसा ही हमें देखने को मिलता भी है। तो ये पोटेंशियल ग्रोथ रेट कहता है कि हम लोगों ने जो पहले 5.5-6% तक हम लोगों ने रखा था कि अगर हम लोग 6.5% तक ग्रोथ करते हैं तो हम लोग अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल रख सकते हैं, यानी उतने अमाउंट की सप्लाई मेरे पास है। लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने एक टारगेट अचीव किया कि अब हम लोग 7% तक ग्रो कर सकते हैं और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। यानी हम लोगों ने अपनी सप्लाई साइड को, डिमांड क्रिएट होने के साथ साथ, लोगों तक पैसे आने के साथ साथ, हम लोग अपनी सप्लाई को भी इतना इंप्रूव कर चुके हैं जिससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा और डिमांड और सप्लाई बराबर से जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती रहेगी। इसके लिए उन्होंने थैंक्स किसको कहा है? लॉजिस्टिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। यानी इसका मतलब क्या है? तो ये देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, जो मैंने आपको बात बताई, ये लिखा हुआ है दैट द पोटेंशियल ग्रोथ रेट इज द मैक्सिमम सस्टेनेबल रेट एट विच एन इकोनॉमी कैन ग्रो विदाउट ट्रिगरिंग अ स्पाइक इन इन्फ्लेशन। तो यही बात यहां पर जो मैंने वहां पर बताई आपको पीछे वाली स्लाइड पर, यही बात यहां पर भी लिखी हुई है दैट इन दिस सर्वे इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ रेट हैज बीन ऑफिशियली अपग्रेडेड टू 7% फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 6.5%। व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज फास्ट, डिमांड राइजेस फास्टर देन सप्लाई, कॉजिंग इन्फ्लेशन। यही बात मैंने आपको बताई। अब इसके लिए उन्होंने किसको थैंक्स कहा है? लॉजिस्टिक को कहा है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा है। तो यही बात है दैट व्हाई वाज इट अपग्रेडेड? दैट द अपग्रेड इज एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ओवर द लास्ट डिकेड इंक्लूडिंग द डबलिंग ऑफ द एयरपोर्ट नेटवर्क। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने सप्लाई को कैसे बढ़ाया? हम लोगों ने एयरपोर्ट्स बढ़ाए, हम लोगों ने इनलैंड वाटरवेज बढ़ाया, हम लोगों ने यहां पर नहीं लिखा हुआ है बट हम सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में रोड पर काफी काम हुआ, हाईवेज पर बहुत काम हुआ, जिस कारण जब हाईवेज बने, एयरपोर्ट्स बन गए, इनलैंड वाटरवे यानी कि जो हमारी जो मार्ग है, हम लोगों ने उसको भी नदियों के द्वारा सामान पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा एक इनोवेटिव काम किया है। तो इन सब से हुआ क्या कि सामान तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने लगा। दूसरा, कॉस्ट कटिंग भी हुई। मतलब एक सामान जब दूसरी जगह पर पहुंचता है, जो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो परिवहन लागत है, वो भी कम हुई। क्योंकि जब हाईवेज बन गए तो हाईवेज बनने के कारण जो भी हमारी ट्रक हैं या जितनी भी गाड़ियां हैं, उनका माइलेज भी, फ्यूल कॉस्ट कम हुई क्योंकि माइलेज बढ़ा, जिस कारण से सामान जल्दी भी पहुंचा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हुई। हम लोगों ने नदियों का जलमार्ग जो बनाया, उससे काफी कम रेट पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचा देते हैं। तो एक तो बात हुई कि हम लोगों ने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया, जिससे हम लोग सामान को बहुत ही तेजी से और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया, जिससे सप्लाई साइड एक सही तरीके से काम कर रही थी। दूसरा काम हुआ है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसमें आप इसको कह सकते हैं दैट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूम विच हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड द इफिशिएंसी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता है, अब हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट किया। दूसरा, हम लोग पेपर वर्क अब कम कर देते हैं, यानी कि अगर ट्रक एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है तो उन्हें कई जगहों पर पेपर दिखाने की जरूरत नहीं होती। ई वे बिल के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी पहुंच सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन लाया, यानी कि जब आधार से लिंक हुए बैंक और हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ा दिए, तो अब जो भी कंपनीज हैं उनका पैसा फॉर्मलाइज हो गया, यानी वो बैंक के थ्रू अब वो फॉर्मलाइज पैसा है, यानी अब उनकी क्रेडिट बढ़ गई, जिससे वो भविष्य में लोन भी ले सकते हैं। तो लोन भी मिलेगा तो पैसे की उन्हें पैसा मिलेगा, यानी उन्हें जो जिस भी चीज़ के लिए कोई कंपनी स्टार्ट करनी है या भविष्य में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, हर कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है, जिसके लिए उन्हें लोन वगैरह भी आसानी से मिला। तो एक इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन हम लोगों ने लाया, जिससे आपको सप्लाई साइड में एक ये कह सकते हैं आप कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे सप्लाई बढ़ाने के लिए उन कंपनीज को, उन प्रोडक्शन कंपनीज को हम लोगों ने एक ये कह सकते हैं आपकी मदद पहुंचाई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन भी अब बहुत हो रहे हैं, आपको पता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर
को इंप्रूव करके अपनी पोटेंशियल ग्रोथ रेट को बढ़ा लिया है। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब आइए आगे, एग्जैक्टली वही बात यहां पे लिखी हुई है कि हम लोगों ने सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन किया, दैट द सर्वे नोट्स दैट व्हाइल इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्ट। अब देखिए यहां पर एक और बात है, कोर इन्फ्लेशन, द सर्वे नोट्स दैट व्हाइल द इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्ट कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स सबड्यूड। यानी हमारा जो कोर, देखिए इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। यहां पर आपको मैंने दोनों ही लिखा हुआ है, दैट द हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्स द टोटल प्राइस चेंज इन द इंटायर बास्केट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग वोलेटाइल फूड एंड फ्यूल। मतलब जब हम बेसिकली इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, एक होता है हेडलाइन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है वहां पे हम वो सभी गुड्स को एक बास्केट में रखते हैं जो जिसके दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इसमें हम लोग ये नहीं देखते, जिसमें हम लोग बेसिकली फूड और फ्यूल को भी इंक्लूड करते हैं, यानी फूड और फ्यूल, खाना और ये जो आपका फ्यूल होता है, इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी जो रेट है वो घटता और बढ़ता बहुत तेजी से है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी प्रकार के गुड्स को हम लोग देखते हैं जिसमें कि फूड भी होता है और फ्यूल भी होता है। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें हम लोग फूड और फ्यूल को हटा देते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो स्टेबल रहे। अब हेडलाइन में अगर फूड और फ्यूल है तो मैंने पहले बता दिया कि इसका दाम बहुत तेजी से घटता या बढ़ता है, इस कारण से हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बहुत ही स्टेबल नहीं दिखता है। इसके लिए हम लोग फूड और फ्यूल को हटाकर एक नया इन्फ्लेशन लाते हैं, कोर इन्फ्लेशन, जिससे हमें एक सही मायने में ओवरऑल इन्फ्लेशन की जानकारी मिल सके, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ये तो ये होता है कोर इन्फ्लेशन। इट इंक्लूड्स फूड एंड फ्यूल टू शो, इट एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल टू शो मोर स्टेबल लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड्स। यानी कोर इन्फ्लेशन में हम लोग फूड और फ्यूल को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब वही बात है, हेडलाइन शोज द इमीडिएट कॉस्ट ऑफ लिविंग, कोर रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक्स अंडरलाइंग हेल्थ फॉर पॉलिसी प्लानिंग। एग्जैक्टली अगर जो है दाम खाने का बढ़ेगा या जो फ्यूल है उसका दाम बढ़ेगा तो ये हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग पर भी प्रभाव डालता है, इसलिए हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन देखते हैं। लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो सही मायने में हमें भारत की इकोनॉमिक जो हेल्थ है उसको बता पाने में ज्यादा सक्षम है। तो यहां पर वोलेटिलिटी कम हो गई है ना, स्टेबिलिटी ज्यादा है कोर इन्फ्लेशन में, इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर इन्फ्लेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब देखिए यही बात लिखिए, दैट द सर्वे नोट्स दैट, यानी कि जो भारत का इकोनॉमिक सर्वे है, इट नोट्स दैट द इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्ट, कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स सबड्यूड। यानी हमारी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमी ग्रो करेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि ये सबसे अच्छी बात रही कि हमारी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है लेकिन हमारा कोर इन्फ्लेशन हमेशा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब इसमें कमी आ रही है। जनरली देखा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो कोर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि इकोनॉमी बढ़ रही है तो कोर इन्फ्लेशन कम हो रहा है। दिस प्रूव्स दैट द इकोनॉमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी हैज एक्सपैंडेड, allowing it to handle higher growth without getting overheated। एग्जैक्टली वही बात कह रहा है जो मैंने आपको पहले बताई कि हम लोगों ने इकोनॉमी ग्रो होने के साथ साथ इन्फ्लेशन कम होने का मतलब है कि हम लोगों ने अपनी सप्लाई साइड को सही कर लिया है, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम लोगों ने बढ़ा लिया है, और वो बढ़ाया है हम लोगों ने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, और यानी कि रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, और अपने यहाँ एक इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया है। जिन दो कारणों से हम लोगों ने इन्फ्लेशन को कम रखा और इकोनॉमी को ग्रो किया। तो वही बात है कि इसको आप अगर एक एग्जांपल से समझिए तो जैसे हम लोग कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो जब हम लोग एक्सीलेटर लेते हैं तो इंजन पर उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए इंजन आपका हीट हो रहा होगा, तो एग्जैक्टली वही बात है कि हम लोगों ने एक्सीलेटर से तो पैर नहीं हटाया, इनफैक्ट हम लोग एक्सीलेटर पर तो पैर रखे हुए हैं जिससे हमारी स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन हमारा इंजन वो ओवरहीट अभी भी नहीं हो रहा है, यानी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है। सो बेसिकली आप इसको इसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अब यही बात है जो मैंने आपको पहले बता दिया, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। अब बात आती है स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी क्या होता है।
सामरिक अपरिहार्यता। इंडिया शिफ्टिंग फ्रॉम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन to strategic indispensability, that the goal is to make India such a critical part of the global value chain that other nations cannot easily replace us, thereby gaining strategic leverage। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मिलेगा। इसको ऐसा समझिएगा कि हम लोग इंपोर्ट करते थे, यानी कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन था नहीं, तो हम लोग विदेशों से सामान मंगाते थे। और अगर हम लोग 1950s की बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तो हम लोग अपने लिए खाद्य यानी अनाज को भी हम लोग बाहर से ही मंगाते थे, ये लाइक राइस, व्हीट, ये सब हम लोग बाहर से मंगाते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग आत्मनिर्भर हुए और हम लोग खाने के लिए भी और कई इंडस्ट्रीज लगी, जिससे हम लोग कुछ हद तक जो है स्वदेशी सामान यानी कि इंपोर्ट करना बंद किए और खुद अपने देश में उसे मैन्युफैक्चर करने लगे, जिससे हम लोगों को स्वदेशी प्रोडक्ट्स मिले। लेकिन अब हम लोग इससे भी आगे जा रहे हैं और अब हम लोग यानी पहले इंपोर्ट करते थे, उसके बाद हम लोगों ने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके स्वदेशी अपनाया यानी खुद के सामान को अपनाया, और अब हम लोग अपने आप को स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की ओर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ अब हम लोग ग्लोबल वैल्यू चेन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं, जिससे चाहते हुए भी दुनिया का कोई भी देश हमसे जो है अलग ना हो पाए, वो हमारे ऊपर निर्भर हो जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, यूएस और चाइना के बीच में जब टैरिफ वॉर हो रही थी तो जितना नुकसान चाइना को हो रहा था यूएस के टैरिफ बढ़ाने पर, उतना ही नुकसान यूएस को हो रहा था अगर उसने टैरिफ बढ़ा दिया तो। जैसे अगर आप देखिए तो यूएस में कई सामान ऐसे हैं जो वहां की कंपनीज बनाती कहां है, चाइना में बनाती है। क्यों? क्योंकि चाइना में वो सामान सस्ते में बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग उसकी सस्ते में हो जाएगी। अब कोई भी कंपनी यूएस की होगी, वो भले ही अपने यहां उस आइटम को सेल करना चाहे, लेकिन उसको बनाना, मैन्युफैक्चर करना कहां चाहेगी, चाइना में। और इस कारण से आप कह सकते हैं कि उस चेन में, जो सप्लाई चेन है, उसमें चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जिससे यूएस चाह कर भी चाइना से टैरिफ वॉर आपने इस वर्ष, इस टर्म में डोनाल्ड ट्रंप के, अपने चाइना के साथ कोई बहुत ज्यादा नहीं देखा होगा कि टैरिफ वॉर पर बात हो रही हो, क्योंकि चाइना इंडिस्पेंसेबल है, मतलब यूएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट केवल यूएस के लिए नहीं, यूरोप के लिए भी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए भी चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन के रूप में काम करता है। अब भारत भी इसी ओर जा रहा है और भारत ने भी कहा है कि अब हम भी सप्लाई चेन में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यानी मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत कह रहा है, आइए आप हमारे यहाँ कोई भी सामान जो है बनाइए, मैन्युफैक्चर करिए, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट कम है और हम आपको जो इन्वायरमेंट आपको चाहिए, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन्वायरमेंट चाहिए, आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए, हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और आप यहाँ पर बनाइए और उसके बाद आगे पूरी दुनिया में आप उसे सेल करिए। तो भारत इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक उसमें अब इंपोर्ट करने से, यानी उसके बाद खुद के लिए मैन्युफैक्चर करने से, और अब वो ग्लोबल सप्लाई चेन में भी अपनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है, जिससे चाहे कर भी कोई देश भारत को अलग ना कर पाए। आपको पता है अब यूएस और भारत के बीच में भी जो टैरिफ वॉर तो नहीं थी, बेसिकली यूएस ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया था, क्योंकि यूएस इंडिया के टैरिफ इंक्रीज करने से भी यूएस पर कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भारत कोई वैल्यू सप्लाई चेन पे एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है। तो इसलिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट यूएस के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लेकिन अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील लगभग हो गई है और 18% ट्रेड डील पर बात है, यानी कि 18% यूएस टैरिफ लेगा जो पहले 50% था। इस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, बट अभी आप लोग इकोनॉमिक सर्वे पर ही ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ हद तक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक व्यू डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। अब आइए आगे। अब देखिए,
अब यहां पर हम लोग प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं कि हमारे यहां जो प्रॉब्लम है वो हम लोग इंटरप्रेन्योरल स्टेट नहीं है, उद्यमी राज्य नहीं है। यानी हम लोग रिस्क टेकिंग चीजों पर हम लोग अपना नहीं इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब भारत या पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर्स की ओर जा रही है, क्योंकि एआई और जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स लगता है। लेकिन हम लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोगों को इसमें रिस्क लगता है। इनफैक्ट हम लोगों की जो मेंटालिटी है वो ही रिस्क टेकिंग नहीं है। यानी हम लोग रिस्क बिना लिए अर्निंग करना चाहते हैं, और हम लोग बिजनेस की जगह पर हम लोग, आप कह सकते हो, हम लोग जॉब करना चाहते हैं। यानी हम लोग नौकरी करना चाहते हैं, रूलर्स राज। बेसिकली यही मतलब है कि हम लोग अब जॉब की जगह पर बिजनेस पर ध्यान दें। तो बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, यानी हम लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग फैक्टर बढ़ेगा, रिस्क टेकिंग एक एबिलिटी बढ़ेगी, और रिस्क लेंगे तभी अर्निंग भी होगी। ऐसा जो है हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी यही कह रहा है कि हमें जॉब की जगह पर अब एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाना चाहिए, यानी कि बिजनेस करना चाहिए, जिससे देश का भी अधिक विकास होगा और लोगों का भी अधिक विकास होगा। तो एग्जैक्टली वही बात है कि हमें सेमीकंडक्टर या ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, जो एक प्रकार से हमें भविष्य में एक अच्छे स्टेट पर, इकोनॉमिक स्टेट पर ला सकता है। इस पर मैं आपसे इन्वायरमेंट पर बात कर चुका हूं, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। अब आइए आगे, स्टेट कैपेसिटी एज अ कांस्टेंट। यानी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो राज्य की जो कार्य क्षमता है वो भी एक बाधा के रूप में काम करती है। उदाहरण के लिए हम लोग पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, और कई बार तो हम लोग उसे इंप्लीमेंट नहीं भी कर पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर रोड बननी है, हाईवे बनना है, तो उसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए। अब इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए आपको फॉरेस्ट यानी कि मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री को ओर जाना होगा। वहां पर कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाएगी जिससे उस रोड प्रोजेक्ट, उस हाईवे प्रोजेक्ट में भी देरी आएगी। दूसरा, हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल आउट करना पड़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग पॉलिसीज तो बनाते हैं, लेकिन हम लोग प्रोसीजरल, यानी कि उसको जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के उसमें हम लोग, आप कह सकते हो कि उस आउटकम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट दिस द डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइज स्टेट कैपेसिटी, द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू एग्जीक्यूट policies efficiently as the primary binding constants currently holding back India's full economic potential। अगर मैं इसे हिंदी में पढ़ूं तो वही बात कह रहा है कि दैट राज्य की क्षमता को वर्तमान में भारत की आर्थिक क्षमता को रोकने वाली प्राथमिक बाधा के रूप में पहचानता है। यानी ये स्टेट की जो कैपेसिटी है वो पॉलिसीज बनाने में और इंप्लीमेंट करने में एक बाधा के रूप में कार्य करती है। इसका अर्थ है नीतियों को, यानी जो पॉलिसीज हैं उसको कुशलतापूर्वक लागू करने में सरकार क्षमता की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। यहां पर बात राज्य सरकार की भी हो रही है और केंद्र सरकार की भी हो रही है। तो हमें इस बॉटलनेक को, इस समस्या को दूर करना ही होगा अगर हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं और अगर हमें उसे इंप्लीमेंट करना है, तो ये स्टेट कैपेसिटी को हमें इंक्रीज करना होगा। अब आती है बात ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो। ये बेसिकली सर्वे में बात हुई है दैट जियो पॉलिटिकल पैराडॉक्स where strong internal fundamentals are met with global managed disorder, it predicts a 40 to 45% chance of a disorderly multipolar breakdown where trade becomes explicitly coercive। इसका मतलब है कि हम लोग बेसिकली, हमारे जो सी हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि हम लोगों के जो पैरामीटर्स हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं भारत देश के, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। हर पैरामीटर पर हम लोग इन्फ्लेशन पर को कंट्रोल रखे हैं, हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट को भी कम रखा है, हम लोग इकोनॉमिक ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भू राजनीतिक स्थिति है, यानी जियो पॉलिटिकल स्थिति है, यानी वर्ल्ड ओवर जो कई प्रकार की वॉर हो रही है, वो लाइक अगर वो टैरिफ वॉर हो, या आप देख रहे होंगे रशिया यूक्रेन में वॉर हो रही है, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है, इजराइल गाजा में प्रॉब्लम है, ये सब कहीं ना कहीं भारत के इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छे होने के बावजूद भी हमें पूरी तरीके से ग्रो करने नहीं दे रहे हैं। इसका हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है हमारे यहाँ डॉलर और रुपी का जो लेवल है वो घट रहा है। यानी कि आज के आसपास, आज अगर आप देखेंगे तो 89 के अराउंड होगा। सो डॉलर और रुपी का कन्वर्जन देखेंगे तो वो लगातार
रुपए की जो वैल्यू है वो घट रही है, और उसका मेन कारण है जियोपॉलिटिकल। आज के टाइम पर इकोनॉमी में भी पॉलिटिक्स आ गई है। अगर यूएस जिससे उसका रिलेशन अच्छा होगा वो उसके साथ अच्छे बिजनेस करेगा, और अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो उसके साथ वो अच्छा इकोनॉमिक जो है रिलेशन भी नहीं रखेगा। ऐसा ही प्रेजेंट जो सिनेरियो है डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट का वो यही है। हालांकि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो उस समय भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील लगभग हो गई है, और यूएस ने जो 50% टैरिफ थी टैरिफ जो बढ़ाया था वो अब 18% कर दिया है। तो अब भारत के लिए कुछ हद तक ये जो जियोपॉलिटिकल पैराडॉक्स है इसमें हमें कुछ हद तक लाभ मिलेगा। हमें अब टैरिफ यानी हमारा एक्सपोर्ट अब इससे बढ़ेगा, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। वही बात कहा गया कि दैट हमारे यहाँ 40 से 45% संभावना जताता है कि वैश्विक व्यापार पूरी तरह से राजनीतिक और दबाव आधारित हो गया है। वही एग्जैक्टली जो बात मैंने आपसे कही, ये भी इकोनॉमिक सर्वे वही बात कह रहा है। अब बात आती है फिस्कल कंसोलिडेशन की। ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात रही कि हम लोगों ने अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2026 के लिए प्रोजेक्ट किया है 4.4%। फिलहाल तो वो और भी कम है, 4% है, लेकिन अगले वर्ष ये 4.4% होगा। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली होता क्या है? तो अगर आप फिस्कल डेफिसिट देखेंगे तो ये होता है दैट इट इज द गैप बिटवीन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट। यानी कि भारत सरकार की जो आमदनी है और जो खर्च है उसमें जो अंतर है, जो आपको अंतर देखने को मिलता है, उसे ही हम लोग कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और अर्निंग कम है तो हमारे लिए वो फिजिकल डेफिसिट होगा, यानी हमारे लिए वो राजकोषीय घाटा कहा जाएगा। तो ये घाटा हम लोगों ने बहुत कम कर लिया है एज कंपेयर टू पैंडेमिक कोविड। यानी कि जब कोविड आया था, कोरोना का जो समय था, कोविड का टाइम था, उस टाइम पर हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो 9.2% पहुंच गया था। यानी हम लोगों के खर्च बढ़ गए थे, लेकिन हम लोग एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया था, लेकिन हम लोगों की अर्निंग जो है वो बहुत कम हो गई थी, और ये पहुंच गया था लगभग 9.2% तक। यानी 9.2% का जो है डेफिसिट था हमारी अर्निंग में और हमारे एक्सपेंडिचर में, जो कि हम लोगों ने धीरे धीरे करके इसको 4% तक लेकर आए हैं इस साल, और अगले वर्ष हम लोगों ने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, 4.4% किया है। ये इट वार्न्स स्टेट अगेंस्ट अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर दैट मे हर्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली यहां पर बात हो रही है कि राजकोषीय घाटा जो बढ़ता है, इस राजकोषीय घाटा को हमें यह देखना चाहिए कि जो ये घाटा हो रहा है, ये घाटा क्यों हो रहा है, यानी हम लोगों ने कहां पर खर्च बढ़ाया है जिस कारण से ये घाटा हो रहा है। अगर हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ाया, यानी कि अगर हम लोगों ने पूंजीगत व्यय किया, यानी कि अगर हम लोगों ने किसी ऐसे जगह पर खर्च किया जो एक प्रकार का एसेट है जो भविष्य में हमारी इनकम करेगा, तब तो फिजिकल डेफिसिट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने फिजिकल डेफिसिट बढ़ाया कैश ट्रांसफर करके, यानी कि आप कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि हम लोगों ने उन चीजों पर खर्च किया जिससे भविष्य में कोई एसेट नहीं बन रहा है, बल्कि ये एक प्रकार की लायबिलिटी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो सैलरी प्रोवाइड करने पर उससे कोई अर्निंग नहीं हो रही है ना, ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जब बात हम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो हम जब खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एयरपोर्ट्स, यानी कि गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट बनाया, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने रोड्स बनाई, रेलवे आप देख रहे होंगे, रेलवे में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। जब हम इस पर खर्च करते हैं तो हम एक प्रकार का एसेट बनाते हैं जो भविष्य में हमें अर्निंग प्रोवाइड करेगा। तो फिजिकल डेफिसिट, अगर हम लोग जो घाटा है उससे हम लोग कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं जो भविष्य में हमें अर्निंग देगा, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कैश ट्रांसफर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। खैर, हम लोग इसमें अभी फिलहाल अच्छी स्थिति में हैं। 4.4% इज आइडियल भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो ये रही आज की क्लास। इस पर मैं अगली सीरीज पर भी आऊँगा। मैं आपसे उम्मीद करूँगा इसको आप बिल्कुल पॉइंट वाइज लिख लीजिए, जिससे आपके एक व्यूज़ डेवलप होंगे और आगे आने वाली इकोनॉमिक सीरीज में भी आपको इस पर फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।
वेरी मच।